तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर उसका हेडिंग लिखिए सबसे पहले, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसी में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो खर्चों का, ओवरहेड्स का ऐसा कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता नहीं था, क्योंकि वहां तो जो एक्चुअल खर्चा था वो लिख देते थे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा उस पर चर्चा करते हैं। आपको आता नहीं, मैं सिखाऊंगा अभी आपको। तो कंसीडर एन एग्जाम्पल। कंसीडर एन एग्जाम्पल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर सीधे ही कंज्यूम दे दिया आपने। हाँ भाई 10 लाख। डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड 6 लाख, 16 लाख, 6 लाख। और अभी मैं सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करता हूं आपके सामने। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, जिसका एक और नाम है चार्ज्ड, जिसका एक और नाम है अप्लाइड, जिसका एक और नाम है रिकवर, ये आपको दे रखे हैं 4 लाख। ठीक है ना। डायरेक्टली इसी जॉब के, आपको अभी कोई रेट नहीं निकालना, आपको डायरेक्टली दे रखा है कि 4 लाख रुपए हमने चार्ज कर दिए हैं, अब्सॉर्ब कर दिए हैं। भाई कस्टमर ने हमसे सेलिंग प्राइस पूछी तो हमने उसको बता दी सेलिंग प्राइस में कहां दिक्कत आ रही है। चलिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, अप्लाइड, चार्ज, रिकवर 4 लाख है। और अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ₹4,10,000। अब इस क्वेश्चन में मेरा पहला प्रश्न है आपसे। फर्स्ट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट में आप लिखेंगे, सर बहुत ही सिंपल है ये तो। मैंने कहा सिंपल है तो लिख दो। तो सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सर ये तो 10 लाख है। डायरेक्ट वेजेस, सर कॉस्टिंग में से तो बहुत इजी लगती है, क्योंकि करना तो कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मेट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बस आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। 6 लाख। तो सर ये जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी XYZ, शर्ट बनाओ, ट्राउजर बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, प्राइम कॉस्ट आ गई उसकी 16 लाख। अब मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब किससे? रेट से। एक रेट से। वो रेट किस पर बेस्ड होता है? एस्टिमेशन पर। और वो अप्लाई होता है एक्चुअल पर। वो रेट निकाल के वो सब मैंने कर दिया। डायरेक्टली कस्टमर ने जब हमसे कॉस्ट पूछी तो हमने उसको ओवरहेड्स जोड़ के बता दिया 4 लाख, और हमारे लिए उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 20 लाख। ठीक है।
और प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ऊपर लिख लो एंड शो सेलिंग प्राइस। और हमने ऊपर आपको यहां पर दे दिया, सपोज क्वेश्चन में एक अमेंडमेंट करवा दो, प्रॉफिट, हमने कस्टमर से प्रॉफिट भी लिया होगा ना, हम कस्टमर को कॉस्ट थोड़ी बताएंगे, कस्टमर को तो सेलिंग प्राइस बताएंगे। तो प्रॉफिट रुपीज 2,50,000 अभी मैं परसेंटेज नहीं अमाउंट दे रहा हूं। तो कस्टमर ने हमसे पूछा बताओ कितने में दोगे, और ये मैं मेन बात बोल रहा हूं, इस पूरे सब्जेक्ट की मेन बात ये है कि कस्टमर आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा, और वो जरूरी नहीं ये एंड पर पूछे, वो पहले दिन भी पूछ सकता है। इसलिए कॉस्ट पहले दिन पता होनी चाहिए, और पहले दिन प्राइम कॉस्ट पता हो सकती है, आपको डायरेक्ट कॉस्ट पता हो सकती है, पर ओवरहेड्स पता नहीं होते, इसीलिए उसको एक अनुमानित रेट पर चार्ज करना पड़ता है, और वो 4 लाख है। और प्रॉफिट आपने जोड़ा 2.5 लाख, तो आपने मस्त जे कस्टमर को सेलिंग प्राइस बता दी 22,50,000। सेलिंग प्राइस 22,50,000। बहुत ही शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, कैलकुलेट अंडर। सर अंडर में ब्रैकेट क्यों लगाते हो, वो लॉस होता है, और ओवर एब्जॉर्प्शन। 10,000 अंडर ऑप्शन। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन किसका डिफरेंस होता है, पहले मुझे ये बताओ। एस्टिमेशन और एक्चुअल का। गलत, एस्टिमेशन का नहीं, डिफरेंस बिटवीन लिखो वापस से। आप सोचिए, मैंने absorbed, 2-3 sir, एग्जांपल absorbed करवा and- दिए, उसके बावजूद भी बार बार ये गलती होती, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये डिफरेंस बिटवीन। absorbed and actual. यस, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक चीज और लिख लें, ये यहां मैंने लिखा नहीं फैक्ट्री ओवरहेड से भी इस सवाल में है ना, मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग लिए ही नहीं, मान लो है ही नहीं, वो कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। अभी मुझे किसी ने कहा कि सर डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड, नहीं, एस्टिमेशन के आधार पर तो रेट निकला होगा, और उस रेट से हमने चार्ज किए, तो आप उसे बोलिए Yes, sir. एब्जॉर्ब्ड। अभी मैं और Yes. क्वेश्चन, हाँ, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स, इस सवाल में बताइए एब्जॉर्ब कितने हैं। 4 lakh. 4 लाख। यस सर। Absorbed 4 lakh है और actual 410 है. 410। 10,000 का जो डिफरेंस है, ये अंडर की ओवर। Sir, अंडर अंडर। Under absorbed. सही बोला आपने। यस सर। एक्चुअली अंडर या ओवर वर्ड एब्जॉर्प्शन के आगे लिखा है, तो एब्जॉर्ब वाले फिगर में देखा करो कम है कि ज्यादा। एब्जॉर्ब वाला कम है, तो आपने कस्टमर से कम चार्ज कर दिए, ये आपका फायदा है कि नुकसान है। नुकसान। वेरी गुड। अंडर एब्जॉर्प्शन जो है, ये हमारा 10,000 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन आया है, और ये हमारा नुकसान है क्योंकि हमने कस्टमर को 22,50,000 में माल बेच दिया, आप तो ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने आपके लिए गुड सोल्ड। ये जो भी थे, 1000 शर्ट थे, 2000 शर्ट थे, ट्राउजर थे, पेन थे, पेंसिल थी, जूते थे, ये बेच दिए मैंने, जो भी बनाया बेच दिया। तो बाद में हमको पता चला कि हमारा नुकसान हो गया। अब इस नुकसान का क्या करना है जरा देखना, ये हमारे लिए आज नया पॉइंट है, ठीक है। क्या ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आपकी जिंदगी में कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आया? नो No सर। sir. तो ये आपकी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। यस सर। अब उसका ट्रीटमेंट सीखो कि इसका करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा। और इस बात को समझना, एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, अरे सर क्यों नाटक कर रहे हो, जब एक्चुअल खर्चा पता चलेगा तभी जोड़ देना ना। अरे भाई कस्टमर थोड़ी रुकेगा, कस्टमर को आपको सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी, और इट मे बी पॉसिबल कि जिस दिन आप उसके लिए सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो उस दिन आपको कॉस्ट मालूम नहीं हो, क्योंकि ओवरहेड आपको उस दिन उसके ऑर्डर के पता नहीं हो, ओवरहेड्स इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्रीज में आता ही है। तो ट्रीटमेंट ऑफ, इस सवाल में अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो अंडर बोल लें,
या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलने में, दोनों का ट्रीटमेंट तो अभी लिखवाऊंगा आपको। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पहली स्टेप थी कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता क्या है वो समझ में आया। दूसरी स्टेप थी वो कैलकुलेट कैसे होता है ये समझ में आया। तीसरी स्टेप है अब उसका करना क्या है, करें क्या सर। मैंने कहा भाई रुको, रुकिए तो सही, यही तो इस सब्जेक्ट में अब सीखना है धीरे धीरे। तो इसमें है इफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन is due to अब ये देखेंगे कि ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का कारण क्या है। अरे सर कारण तो यही है ना कि वो डिफरेंस था दोनों में। अरे भैया तो डिफरेंस का कारण क्या है सर, नहीं आई बात समझ में, आप क्या कहना चाह रहे हो। इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, ऐसा कारण था। सवाल में वैसे सब दिया होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सब दिया होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना अपने को। अपने को कोई अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में पीएचडी नहीं करनी, और ऐसा नहीं कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट में पढ़ के आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे किसी इंडस्ट्री के, ऐसा भी नहीं होगा। क्वेश्चन में तो सब दिया रहेगा, इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन या नॉर्मल रीजन। सर मतलब तो मैं समझाऊंगा ना, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं समझाऊंगा, वो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके कारण एबनॉर्मल भी हो सकते हैं नॉर्मल भी। सर एबनॉर्मल मतलब अवॉइड जो है अवॉइडेबल, ऐसा कारण जो अवॉइडेबल था यार। सर नहीं आया समझ में। ऐसा कारण जो अनअवॉइडेबल था। सर नहीं आया समझ में। अरे यार एक बात बताओ, जिंदगी में कई चीजें अवॉइडेबल होती है, कई चीजें अनअवॉइडेबल होती है। मैं गैस पर पानी गर्म करूंगा तो भाप बन के उड़ेगा ही ना, कुछ पानी भाप बन के उड़ेगा, मैं रोक थोड़ी सकता हूं, तो नॉर्मल है, वो अनअवॉइडेबल है। अगर मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाता हूं पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल डालता है वो व्यक्ति, तो मैं उससे बोलता हूं 1 लीटर डाल दे यार, तो वो 1 लीटर डालेगा, तो प्रैक्टिकली पूरा 1 लीटर जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ वो पेट्रोल हवा से रिएक्ट होकर उड़ता ही है, तो नॉर्मल है। तो दुनिया में कई चीजें होती है जो अनअवॉइडेबल होती है, जो अनअवॉइडेबल है वो नॉर्मल है और जो अवॉइडेबल है वो एबनॉर्मल है। सर मतलब और समझाओ। मैंने कहा और समझो ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर ये बात हुई ना, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कि एक्चुअल में खर्चा ज्यादा हो गया 4,10,000, तो ये है दिस डिफरेंस, जो 10,000 का डिफरेंस आया ना, is due to defective planning of management oblique cost accountant। भाई कॉस्ट अकाउंटेंट भी तो मैनेजमेंट की पार्ट होता है, मैंने बताया था कि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ही होता है मैनेजमेंट को सलाह देना। तो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट। सर डिफेक्टिव प्लानिंग का कोई एग्जांपल देखो, मैं बहुत एग्जांपल दे देता हूं, जनरल एग्जांपल। डिफेक्टिव प्लानिंग का मतलब यह है कि कॉस्ट अकाउंटेंट से कुछ उसकी प्लानिंग में मिस्टेक हुई, मैनेजमेंट से मिस्टेक हुई। सर कोई एग्जांपल दो। मैं एक देशी चालू एग्जांपल देता हूं, इसको दिल पे मत ले लेना कि ऐसा होगा। मान लो जिस टाइम ये ओवरहेड कस्टमर ने सेलिंग प्राइस पूछी थी, उस टाइम मैनेजमेंट के पास खबर की कि कस्टमर है, उसको सेलिंग प्राइस बतानी, फटाफट से बताओ ओवरहेड कितने चार्ज करने हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया 4 लाख चार्ज करने, वो 4 लाख चार्ज की अनुमान लगा के। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम ये था कि मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो था ना नशे में था। सर ये मैंने कहा ना, मैं देसी एग्जांपल दे रहा हूं, नशे में था। अरे यार क्या चार्ज है, कुछ भी कर दो यार, चार्ज लो 4 लाख, है ना, समझना प्रैक्टिक में। तो ये रीजन बस मुझे इतना बताओ, ये नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल रीजन है? ये इस वजह से वो डिफरेंस आ गया। एबनॉर्मल है, Abnormal ये अवॉइडेबल है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट की गलती है, तुम वहां नशे में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हारी प्लानिंग डिफेक्टिव थी, गलती मैनेजमेंट की है, गलती कॉस्ट अकाउंटेंट की है, तो ये एबनॉर्मल रीजन है। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में कहा गया कि भाई अंडर एब्जॉर्प्शन अगर है तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा।
एबनॉर्मल रीजन के कारण है। और ओवर एब्जॉर्प्शन है तो वो फायदा है, वो तो आपको मालूम पड़ गया था। तो वो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। वो प्रॉफिट है तो वो एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, आप अपने आप को उस दिन इमेजिन करिए जब आपको 11th क्लास 12th क्लास में बताया जाता है कि भाई लॉस बाय फायर एबनॉर्मल है, तो आप मानते हैं क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो इससे लॉस है तो इससे प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। हम कस्टमर से थोड़ी मांग सकते हैं कुछ, कस्टमर को थोड़ी बोलेंगे नहीं भैया वो कॉस्ट बढ़ गई, भैया प्लीज इधर आओ ना, वापस आओ ना, भैया वो गलत ले लिया था। ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा नुकसान हुआ ये तो कस्टमर नहीं भी है, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। यहां प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। मैं इसके भी एग्जांपल करवाऊंगा, हाँ या ना? यस सर। और यस no? सर। तो सर इस केस में क्या करोगे? इन प्रीवियस एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे भाई हम क्या बोलेंगे, देखना समझना इस बात को। हम कहेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस थी 2250 थी, प्रॉफिट 2,50,000 था। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट 2.5 लाख हुआ, लेकिन मैनेजमेंट की गलती से या कॉस्ट अकाउंटेंट की गलती से हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ जरा बताना? 10,000 का। 10,000 का। तो हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ जल्दी बताइए? 240। फाइनल प्रॉफिट। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वह 10,000 का नुकसान कंपनसेशन मैनेजमेंट से मांगे या कॉस्ट अकाउंटेंट की तनख्वाह में से काटे, ये उनके ऊपर है। पर कस्टमर बोलेगा भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं? 240, ये फाइनल प्रॉफिट आ गया। ये एबनॉर्मल लॉस था, इसलिए लॉस से प्रॉफिट कम होगा। तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक बात समझना, आपका ये वाला आर्ग्यूमेंट होता है कि सर आप ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन लाओ मत ना सर, जब एक्चुअल खर्चा आए तो ही चार्ज कर दो। तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईयर एंड तक रुक नहीं सकते एक्चुअल खर्चों का पता करने के लिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में सारे खर्चे आज पता चल, आज आपको आपके घर में 2 महीने बाद बिजली का बिल कितना आएगा आपको ही नहीं मालूम है। अगर आपका फोन प्रीपेड नहीं है, पोस्टपेड है, तो 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपका कितना बिल आएगा आपको नहीं मालूम है। और फैक्ट्री में अगर फोन लगा हुआ है तो वो फैक्ट्री का ओवरहेड है, फैक्ट्री का फोन बिल, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल फैक्ट्री का ओवरहेड है। और फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट में वो जुड़ेगा। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। डिफेक्टिव प्लानिंग, अभी मैं इस पे और एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने देशी एग्जांपल दिया कि भाई वो नशे में था, उसकी गलती थी, कॉस्ट अकाउंटेंट की बीवी से उसका झगड़ा हो गया था, उसकी बीवी ने उसको 2 झापट मार दिए थे, तो उसका मूड खराब था। तो मूड खराब था तो क्या करे भैया, तुम अवॉइडेबल था ये, तुम्हारे घर के झगड़े घर पे से निपटाओ, ऑफिस में क्यों लेके बैठे हो? कंपनी थोड़ी बियर करेगी उसको, आप समझो, हाँ या ना? सर इसका एग्जाम्पल बताओ ना। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। अभी डिक्रीज वाला केस नहीं आया, अभी इंक्रीज वाला ही आया। हमने ओवरहेड चार्ज किए थे 4 लाख, लेकिन एक्चुअल में 4,10,000 हो गए। बताइए एक्चुअल में खर्चे ज्यादा हो गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये कॉस्ट बढ़ गई साहब, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। सर नॉर्मल मतलब अनअवॉइडेबल। सर अनअवॉइडेबल मतलब, अरे भैया गवर्नमेंट ने पहले 3 रुपए यूनिट बिजली लगती थी, अभी गवर्नमेंट ने बोला 4 रुपए यूनिट लगेगी, तो हमारा बिल बढ़ गया। बताइए नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल। हाँ, अरे भाई कॉस्ट अकाउंटेंट की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती नहीं है। वो बेचारे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 रुपए पर यूनिट से ले रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये वाले ऑर्डर को पूरा करने में 1000 यूनिट लगेगी, तो 1 यूनिट का 3 रुपए बिजली का बिल आता है, तो 1000 यूनिट का 3000 रुपए बिल आना था। मान लो, मैं उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं, फिगर्स पे मत जाना। तो उस बेचारे ने तो सही किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ड्यूरिंग द टाइम जब ये प्रोडक्शन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही घोषित कर दिया कि भाई आज से बिजली का बिल रेट बढ़ गया।
तो खुद सोच के बताइए, ये मैनेजमेंट की, कॉस्ट अकाउंटेंट की गलती है कि अनअवॉइडेबल है उसके लिए? Unavoidable. हाँ जी, Unavoidable. हाँ। तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन से, अंडर इन दिस केस, इसमें मालूम माहौल है, हाँ इसमें माहौल क्या है जरा देखना। इन दिस केस देयर आर, अभी समझना बात को धीरे धीरे, देयर आर 3 मेथड्स। अच्छा 3 मेथड्स है, हाँ बिल्कुल, इसमें 3 ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो सर हमें एग्जाम में कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो, अरे वो दिया रहता है रे भाई क्वेश्चन में, अभी एग्जाम की चिंता नहीं करना हो तो बहुत देर बाद है, बहुत टाइम बाद है, ठीक है ना, वो तो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, और नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है वो भी मैं ही बताऊंगा आपको। लेकिन 3 मेथड्स हैं इसमें, अरे गजब सर। हाँ सर, एक तो हो गई मेथड 1, सर एक हो गई मेथड 2, और सर एक हो गई मेथड 3। अब सर क्या है? मेथड 1 है कीपिंग द बैलेंस इन सेम अकाउंट। दूसरी मेथड है, समझाई नहीं है, लिखवा रहा हूं, पहले लिखो, कीपिंग द बैलेंस इन डिफरेंट अकाउंट। सर ये क्या बदतमीजी है सर। और तीसरी मेथड है कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। नहीं आई सर बात समझ में, बिल्कुल नहीं आई सर, समझ में नहीं आई सर। मैंने कहा भाई मैंने समझाया ही कहां है, मैं तो लिखवाया है, ठीक है। एक बात बताइए, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलने, और अब तो थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स भी जानते हैं, अगर जानते हैं तो चलो, आज मान लो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, सुनना ध्यान से सुनना, आज आपको 10,000 का नुकसान हो गया, तो एक तरीका तो यह है कि आप आज ही इस नुकसान को की भरपाई करो। क्या ऐसा आपने कभी सुना कि आज नुकसान हुआ तो आज अगर नुकसान हुआ तो फ्यूचर के प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो मेथड 1 और 2 वैसे मैं आपको यहां लिखवा दूं, डिस्कस्ड लेटर, ये अभी की बात नहीं है, ये आगे कभी पढ़ाऊंगा दोनों मेथड। हालांकि दोनों मेथड लगभग एक जैसी हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आगे क्लियर होगा। कीपिंग द बैलेंस, कीपिंग द बैलेंस मतलब 10,000 का कुछ नहीं करेंगे। आज देखो अंडर एब्जॉर्प्शन आया 10,000 का, आज नुकसान है तो कॉस्ट, कंपनी बोल रही है कि कस्टमर को तो जो भाव दे दिया छोड़ो, ये 10,000 का हमारा नुकसान है, भविष्य में प्रॉफिट होगा तो सेट ऑफ करेंगे। या आज ओवर एब्जॉर्प्शन है तो उड़ो मत, अब कस्टमर को बुला के तो पैसे वापस देंगे नहीं, वो तो ले गया। आज ओवर एब्जॉर्प्शन है, 10,000 का फायदा है तो कोई बात नहीं, इस फायदे को अपने पास रखेंगे। अरे अकाउंटिंग में भी तो जनरल रिजर्व रखते हैं कि नहीं, बना के रिजर्व। यस सर। हाँ, तो कॉस्ट प्रोविजन में भी ये बोला गया कि भैया जो डिफरेंस है इसको रखो, कीपिंग द बैलेंस, इस बैलेंस को रखो, आगे एडजस्ट करेंगे। यहां एक नोट लिखवा देता हूं, यह जरूरत नहीं है, कीपिंग द बैलेंस। अभी इसमें ये दोनों मेथड 1 और 2 अलग अलग है, वैसे इसमें सेम अकाउंट और डिफरेंट अकाउंट पे आप मत जाइए, सिर्फ ये ध्यान रखिए, इन नोट डालिए, इन मेथड 1 एंड 2 in method 1 and method 2 balance of under absorption जो कि लॉस है, kept in books, वो बुक्स में हमारी रहेगा, will set off in future, आज लॉस हो गया होने दो, फ्यूचर में कभी प्रॉफिट होगा तो उससे हम सेट ऑफ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो भी सिखाऊंगा,
ठीक है, और बैलेंस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर हमें हमारे बुक्स में 10,000 का प्रॉफिट आया था, वैसे मैं भी एग्जांपल और भी लूंगा, बहुत सारे एग्जांपल करने भी टेंशन मत लो, क्योंकि प्रॉफिट है केप्ट इन बुक्स, इसको बुक्स में रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। केप्ट इन बुक्स विल बी यूज्ड टू सेट ऑफ फ्यूचर लॉस टू, इसको सेट ऑफ नहीं बोलते एक्चुअली, आपको नहीं मालूम होगा पर मैं बताऊं, अगर लॉस को सेट प्रॉफिट से एडजस्ट करना है तो उसे सेट ऑफ करते हैं, और प्रॉफिट से लॉस एडजस्ट करना है तो उसको वैसे आप ऑफसेट बोलते हैं। विल बी यूज टू ऑफसेट फ्यूचर लॉसेस। हालांकि आप मत कंफ्यूज होइए, आप सेट ऑफ लिखिए हाँ प्लीज, हाँ वो तो मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। फ्यूचर लॉस, इफ एनी, फ्यूचर में कोई लॉस हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए कि दोनों? मुझे इतना बता दो। यस सर। बड़ी सिंपल बात बोल रहा हूं, मतलब इन दिस केस, सुनना, इन दिस केस इसमें आंसर जो आएगा, इसमें हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट वही 2.5 लाख ही आएगा बॉस, प्रॉफिट 2.5 लाख ही रहेगा, हम 240 नहीं करेंगे। इसमें प्रॉफिट हमने 240 कर दिया था ना, हम इस साल का प्रॉफिट कितना दिखाएंगे? 2.5 लाख, और 10,000 के लॉस का बैलेंस अलग रखेंगे, भविष्य के प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे, राइट? यस सर। राइट सर। और इसमें हमारा आंसर, इसमें भी हमारा आंसर आएगा, हमारा प्रॉफिट 2.5 लाख ही रहेगा इन दोनों, इन बोथ द केसेस। कोई चेंज नहीं करना प्रॉफिट पर, राइट? यस सर। वेरी गुड। और सर अब मेथड 3 तो बताओ। हाँ, इन मेथड 3 मुझे बताइए, ये नॉर्मल रीजन था तो लिखिए मेथड 3, कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, हम कॉस्ट ही बढ़ा देंगे, ठीक है? तो बनेगी रिवाइज्ड कॉस्ट शीट, रिवाइज कॉस्ट शीट बनेगी। मैं इसमें जो आपकी कॉस्ट थी प्राइम कॉस्ट से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तक कोई चेंज नहीं आएगा, 16 लाख। अब बताइए मुझे, आपकी जो कॉस्ट है ओवरहेड्स की वो 4 लाख है, 4,10,000? 4,10,000। तो 4,10,000। कस्टमर को तो चला गया गुड्स, कस्टमर तो ले गया, उसको नहीं बुलाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स आप अपने 4,10,000 ले लेंगे, और आप इसको बोलेंगे 20,10,000 हमारी कॉस्ट आई, हमारी टोटल कॉस्ट 20,10,000 आई, और हमने सेल्स की कितने में? कस्टमर की सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, वो तो गया, उसको तो आपने बता दिया कितना, 22,50,000। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट आया, यहां पर भी प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, 2,40,000 आएगा ना? 2,40,000। लेकिन अंतर समझना, एक में प्रॉफिट कम किया एबनॉर्मल रीजन वाले में, और इसमें कॉस्ट बढ़ाई, प्रेजेंटेशन में अंतर आया कि नहीं? यस सर। और उसका लॉजिक समझना, इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। खैर अभी तक ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो यहां पर एक नोट और लिखेंगे, बाय नोट इन द गिवन एग्जाम्पल, ये इस गिवन एग्जाम्पल के लिए ही है। इन द गिवन एग्जाम्पल, by abnormal loss, profit is reduced। एबनॉर्मल लॉस में हमने बोला प्रॉफिट रिड्यूस कर लो सीधे, ठीक है ना? और बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में भी मेथड 1 और 2 में तो कुछ भी नहीं हुआ, मेथड 3, मेथड 1 2 में तो बोला भूल जाओ, कुछ भी चेंज मत करो, जो हो गया सो हो गया। अगर आज लॉस है तो भविष्य में प्रॉफिट आएगा, उससे एडजस्ट कर लेंगे। आज अगर प्रॉफिट है तो फ्यूचर वाले लॉस के काम आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे अनुमान लगाने ही पड़ेंगे हर साल, और हर साल अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता रहेगा, राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो बाय नॉर्मल लॉस मेथड 3, कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, कॉस्ट बढ़ा ली, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट ही कम होगा भैया, ये तो दुनिया की सनातन सत्य, कॉस्ट बढ़ी प्रॉफिट कम होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट रिड्यूस्ड।
तो यहां तक की बात आपके समझ में आती है क्या? बस मुझे ये बता दीजिए। Yes, sir. चलिए, मेथड 1 और 2 में कुछ भी नहीं करना सर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां मेंशन होता है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है या उसकी हिंट होती है। हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कि देखिए कौन सी मेथड लगेगी। पर अभी हम सब कुछ सीख रहे हैं। अभी हमें एग्जाम में क्या आएगा वो थोड़ी सीखना है। अभी तो हमें सीखना है कि ओवरऑल क्या क्या है, फिर उसी में से तो कुछ आएगा एग्जाम में। Yes, sir. तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा।